असेसमेंट ऑफ अ योगा क्लास एंड योगा सेंटर। ठीक है, योगा क्लास और योगा सेंटर का असेसमेंट का इवोल्यूशन कैसे किया जा सकता है। ठीक, मेनली ये हमारा टॉपिक रहेगा। तो इसके अंदर क्या है, असेसमेंट एंड इवोल्यूशन। इसके अंदर ये आता है असेसमेंट किस किस चीज का करना आपने, योगा क्लास एंड योगा सेंटर। ठीक, और इवोल्यूशन किस चीज का होगा, टीचिंग का और योगा टीचर का। ठीक, कैसे इवोल्यूशन किया जा सकता है। तो अगर हम बात करें असेसमेंट की, ठीक, तो इसके अंदर हमने किन किन चीजों पर ध्यान देना चाहिए, मेनली इस पर। ठीक, तो योगा क्लास के अंदर आपने किस किस चीजों पर ध्यान देना चाहिए, ये चीजें काफी प्रैक्टिकल है और थ्योरेटिकल का मैं इसे प्रैक्टिकली ज्यादा परफॉर्म करने की जरूरत है। ठीक, तो इस जगह पर ध्यान देना चाहिए, एक तो अलाइनमेंट पर, ठीक है, ब्रीदिंग पर जो हमें चीजें पता है, अवेयरनेस पर ध्यान देना चाहिए, और परफेक्शन की तरफ स्टेप बाय स्टेप हमने क्या करना चाहिए, क्लास को बनाना चाहिए। ठीक, और इसके साथ हमने ये ध्यान रखना चाहिए कि आप स्टेबिलिटी एंड ग्राउंडिंग पर ज्यादा ध्यान, ठीक, रेदर देन कि कोई आपका स्टूडेंट है या आपकी जो क्लास है वो क्या कर रही है, अनबैलेंस्ड वे में या बहुत खराब एक्सप्रेशन के साथ, बहुत डिफिकल्टी के साथ वो नटराज आसन को परफॉर्म कर रही है। ठीक, या उसके कंपेयर में आप बहुत स्टेबिलिटी के साथ सिर्फ गरुड़ आसन करा सकते हैं। ठीक, तो आपने गरुड़ आसन को यूज करना चाहिए। क्या मतलब है इस चीज का, कि आपकी क्लास का जो लेवल है अभी वो इस लेवल तक है कि जिस जगह पर वो स्टेबल है, कंफर्टेबल है, वहां से उसकी ग्रोथ करानी चाहिए। और वैसी प्रैक्टिस, वैसी आसनों को आपने अपनी क्लास में नहीं इंक्लूड करना चाहिए जिन जगहों पर अभी क्या है, जिसके लिए प्रैक्टिशनर तैयार नहीं है। और दूसरी चीज जिसमें वो क्या है, बहुत ज्यादा अनस्टेबल है, बहुत ज्यादा अनस्टेबल है। ठीक, मैं इससे क्या बताना चाह रहा हूँ, आप लोग भी इसे रिलेट कर पाए, और इस पॉइंट को बहुत ध्यान से समझने की जरूरत है। बहुत बार जो योगा प्रैक्टिशनर है, सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। विद्या जी, सर की आवाज आ रही क्या आप लोगों को? नहीं, नहीं आ रही है। नहीं आ रही है सर क्या। अब आप आ रही है? हाँ जी, अब आ रही है। आई डोंट नो, सिग्नल तो यहाँ फुल है बट फिर भी कनेक्शन की कुछ नेटवर्क का इशू हो रहा है बीच में। सर प्लीज पॉइंट नंबर बताएंगे आज का टॉपिक का? इट्स 10.12 और 10.14 को हमने मर्ज किया है। ठीक है, अगर आप उस पॉइंट को देखेंगे टीचिंग के अंदर, तो इस असेसमेंट ऑफ अ क्लास है जो, एंड असेसमेंट ऑफ अ जो योगा सेंटर है, उसको हम कोलैबोरेट करके पढ़ते हैं। ठीक, तो काम थे कि क्लास को कैसे बनाना चाहिए, कुछ बेसिक चीजें थी, वो सभी को पता है कि हमने अलाइनमेंट पर बहुत ध्यान देना चाहिए, ठीक है, ताकि इंजरीज के चांसेस कम हो। हमने वार्म अप्स पर ध्यान देना चाहिए, हमने अवेयरनेस पर ध्यान देना चाहिए, हमने ब्रीदिंग पर ध्यान देना चाहिए। ठीक, ये योगा क्लास के असेसमेंट है। और जिस पॉइंट को मैं अच्छे से आपको एलेबरेट कर रहा था, वो ये कर रहा था कि आपने जो परफेक्शन है उसकी तरफ स्टेप को बहुत ध्यान से सेट करना चाहिए। ठीक, जिस पॉइंट में मैं बता रहा था कि जब हम भी क्या करते हैं, योगा प्रैक्टिस करने पहली बार जाते हैं, ठीक, कभी प्रैक्टिस करते हैं तो हमारा भी मन करता है कि हम एडवांस पोस्चर्स को जल्दी क्या करना, अटेन कर लें। ठीक, हम जल्दी से उसे अटेन कर लें, पर उसकी जो बेसिक फाउंडेशन है उसे हम नहीं समझ पाते।
अब इस जगह पर मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ, अगर आप में से कोई व्यक्ति क्या कर रहा है, किसी पोस्चर को अटेन करने की कोशिश कर रहा है, ठीक, तो ये बहुत जरूरी होता है कि आप सही ड्रिल को फॉलो करें, ठीक, जो आपके अकॉर्डिंग ड्रिल है। ऐसा नहीं कि आप किसी और ने वो ड्रिल बताई, ठीक है, या किसी और ने उसे एलेबरेट किया, बताया आपको, उसके बाद आप उसे फॉलो करने लगे। ऐसा हो सकता है कि दूसरे व्यक्ति का वो आसन उस ड्रिल से पूरा हो सकता है, बट जरूरी नहीं है आपका भी वैसा पूरा हो। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि हर एक आसन के पीछे कुछ फिक्स न्यूरोलॉजिकल कनेक्शंस बनते हैं, ठीक, एक कनेक्शन बनता है माइंड एंड बॉडी के बीच में, उसके बाद वो पोस्चर धीरे धीरे ओपन होता है। तो हमने इस चीज का बहुत ध्यान रखना चाहिए कि अगर आप किसी स्पेसिफिक क्लास को बनाते हैं या बिगिनर्स के लिए क्लास रखते हैं, तो आपके स्टेप्स क्या क्या है, आप किन पोस्चर्स को इंक्लूड करते हैं, क्या कोई सॉफ्ट पोस्चर के बीच में या बिगिनर फ्रेंडली पोस्चर के बीच में आप किसी एडवांस पोस्चर को तो नहीं डाल देते, ठीक। ये करने से कई बार हो सकता है कोई 10 में से 1 व्यक्ति या 2 व्यक्ति उस पोस्चर को कर ले, बट क्या होता है, एक सॉफ्टनेस है, जो फ्लो है क्लास का, वो टूट जाता है। और फ्लो टूटने के बाद उसका, उस व्यक्ति का जो मन है वो ना एडवांस क्लास में लगेगा, क्योंकि उसके लिए वो तैयार नहीं है, ठीक, और ना उसका बिगिनर क्लास में लगेगा, ठीक। इसे आप शायद अपने साथ रिलेट कर पाएंगे। तो बिगिनर क्लास के जो बिगिनर लेवल है, उसकी फंडामेंटल्स को, उसकी फाउंडेशन को सेट करना बहुत जरूरी है। इसके बाद ही धीरे धीरे क्या किया जाता है, जो डिफिकल्टी लेवल है या जो लेवल है उसे एनहेंस किया जाता है, उसे धीरे धीरे बढ़ाया जाता है, ठीक। इस पर भी बहुत फोकस करने की जरूरत है, बहुत ध्यान देने की जरूरत है। अगर ये तो कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं, पहले भी हमने बात की कि योगा क्लास कैसी होनी चाहिए, तो इसके लिए क्या होना चाहिए, जो इसके लिए पहले से जो तैयारी होनी चाहिए, जिसे हम पूर्व कर्म कहते हैं, कि अगर सुबह के वक्त कर रहे हैं तो खाली पेट होना चाहिए, ठीक, और कपड़े ढीले ढाले होने चाहिए, ठीक, और जैसे एंटर कर रहे हैं तो जो शूज हैं वो बाहर ही अगर खुल जाए, टॉवल हो, साथ में वाटर बोतल हो, कुछ ऐसी चीजें जो बेसिक चीजें हैं वो इसमें डाली जाए, ठीक। वैसे बेसिक चीजें हैं, बट अगर ध्यान न दी जाए तो इससे क्या होता है, एनवायरनमेंट बहुत ज्यादा है। जैसे कई योगा सेंटर्स में ये अप्लाई किया जाता है कि आप अपने सेल फोन बाहर रखेंगे, ठीक है। अब 1 घंटे तक कोई भी, अगर आपके फ्रेंड का भी कॉल आता है, किसी का भी कॉल आता है, पहले से बता देंगे कि इस 1 घंटे में आप फ्री नहीं है। कई बार ये बहुत बेनिफिशियल होता है, कोई बार कोई इमरजेंसी हो सकती है, उसे मैं समझ पा रहा हूँ, बट कई बार ये बहुत बेनिफिशियल होता है, क्लास के एनवायरनमेंट को एक नेक्स्ट लेवल पे ले जाता है। और कई बार एक अच्छी खासी योग निद्रा को एक फोन कॉल क्या कर सकता है, खराब कर सकता है। कई बार लोग कहते हैं कि फोन को साइलेंट कर लें, कुछ ऐसा कर लें, फिर भी उस तरफ क्या होता है, ध्यान या डाइवर्ट हो जाता है फोकस, और वो फ्लो टूट जाता है। तो इससे भी बहुत इम्पैक्ट पड़ता है, तो कई बार कई लोग सिर्फ फोन को यूज कर रहे हैं, तो उससे भी इन जगहों पर डिसिप्लिन बनाने की बहुत जरूरत है, ठीक। अगर हम बात करें असेसमेंट ऑफ योगा सेंटर की, ठीक, योगा सेंटर के असेसमेंट में किन किन चीजों को ध्यान देना चाहिए। एक परफेक्ट जो योगा सेंटर होगा, या आइडियल जो योगा सेंटर माना जाता है, उसका जो स्पेसिंग है, ठीक, जो साइज है, वो क्या हम बोलते हैं 20x20 स्क्वायर फीट, ठीक है, ये मानते हैं 20x20, ये गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग, ठीक। बट अगर आपका कम भी है, फिर भी वो चीज एडजस्ट की जा सकती है। अब इस जगह पर आपके जो वेंटिलेशन है, उसमें बहुत ज्यादा होना चाहिए, बहुत अच्छा वेंटिलेशन होना चाहिए। आप इसे क्रॉस वेंटिलेशन कह सकते हैं, आप भी इसे सफर करते हैं। देखिए, अगर कभी आप क्लोज्ड योगा सेंटर में प्रैक्टिस कर रहे हैं, जिसमें बहुत ज्यादा एयर नहीं है, तो क्या होता है, प्रैक्टिस के दौरान सफोकेशन होने लगता है, राइट, और उससे प्रैक्टिस में बहुत समझ लीजिए इम्पैक्ट पड़ता है। और जो सीलिंग की हाइट है वो हाई होनी चाहिए, ठीक है, सीलिंग की बहुत ज्यादा लो हाइट नहीं होनी चाहिए, इसको भी ध्यान में रखना चाहिए हमने इसमें। और फैसिलिटीज एंड जो आपके साथ में मेंटेनेंस है वो क्लियर होनी चाहिए, और साथ में जो लायबिलिटी है, जो वैलिडिटी है आपकी, और जो इंश्योरेंस है, अगर आप उसे इंश्योर करवा रहे हैं, ठीक है, तो जो आपका वैलिडिटी है उसकी, सर्टिफिकेशन की, या जो ट्रेनर्स उस जगह पर आपने रखे हैं उनकी कोई वैलिडिटी है तो उसको ध्यान में रखना चाहिए, ठीक। साथ में जो आपके क्या है, उस जगह के इंश्योरेंस है, उसे टाइमली आप रिन्यू करवाएं। और तीसरी चीज, जो आप ट्रेनर क्या कर रहे हैं, हायर कर रहे हैं, अगर आप खुद से क्या कर रहे हैं, उस जगह पे प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आपने भी इस चीज का ध्यान देना चाहिए। और अगर कोई टीचर या ट्रेनर आप हायर करते हैं, तो इस चीज का भी ध्यान रखें कि वो 3 to 6 मंथ में कोई ना कोई अपनी एरिया से रिलेटेड क्या करे, वर्कशॉप को पूरा करे, लाइक इस चीज का बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। आप देखिए, इससे पहले अगर आप टीचिंग करते थे और ये कोर्स को करने के साथ साथ आप टीचिंग कर रहे हैं, तो इस कोर्स में सीखी हुई चीजों को भी आप क्या करते हैं, अपनी टीचिंग में इंक्लूड करते हैं। और उससे क्या होता है,
उसमें एक इवोल्यूशन आता है, इसी को हम इवोल्यूशन में और अच्छे से पढ़ेंगे, पर इस चीज को इंश्योर करना चाहिए। ठीक, ये बेसिक क्या है, असेसमेंट है योगा क्लास का और योगा सेंटर का, और मेन वही है कि क्लासेस के अंदर जो मैट है उसके बीच में गैपिंग अच्छी होनी चाहिए। ठीक, अगर साथ में कोई बोर्ड है, जैसे देखा जाता है कि क्लास कैसी है, क्या उस जगह पे मेडिटेशन होने वाला है, क्या उस जगह पे कोई फिलॉसफी की क्लास होने वाली है, या उस जगह पे सिर्फ प्रैक्टिस होने वाली है, उसके अकॉर्डिंग आपने चीजों को रखना चाहिए। तो उसमें आप जैसे स्केलेटन सिस्टम अगर रख रहे हैं, एनाटॉमी की क्लास आप करवा रहे हैं, साथ में पोस्चर को, अलाइनमेंट को आप बताते हैं, तो उसे आप रख सकते हैं। ठीक, कुछ श्लोक हो श्रीमद् भगवद गीता के या पतंजलि योग सूत्र के, तो उन चीजों का आप यूज कर सकते हैं। कोई साथ में बोर्ड है, आप उसे यूज कर सकते हैं। ठीक है, मेडिटेशन के कुछ टूल्स हैं, कुछ प्रॉप्स हैं, उन चीजों को ऐड किया जा सकता है। ठीक, तो ये योगा सेंटर की असेसमेंट है। ये पॉइंट तो बहुत छोटे छोटे हैं, पर अगर किसी में ये सारी चीजें रखी है, ठीक, सारी चीजें इंक्लूड है, तो उसका लेवल क्या होता है, थोड़ा सा अप हो जाता है। ये जो बेसिक चीजें हैं ये सेंटर को चेंज कर देती है। और आप भी अगर किसी ऐसे सेंटर में जाते हैं जिस जगह पर के सारी फैसिलिटीज है, सारी चीजों का ध्यान रखा जा रहा है, और एक और चीज जैसे फीडबैक फॉर्म होता है, ठीक है, फीडबैक फॉर्म इवोल्यूशन के लिए बहुत जरूरी है। ठीक, और एक असेसमेंट डे, ये दोनों पॉइंट्स को भी आप जोड़ दें, एक फीडबैक फॉर्म और एक असेसमेंट डे। क्या किया जाता है इस फॉर्म में, देखिए फीडबैक फॉर्म में तो सिंपली आपसे पूछा जाता है कि आपको क्लास कैसी लगी। उसमें मल्टीपल चॉइस हो सकता है वो फॉर्म, उसमें लिखा होता है कि एवरेज है, ठीक है, गुड है, या एक्सीलेंट है, या ऐसी क्लास आप उसमें टिक करते हैं। ठीक, या कौन सा पार्ट आपको अच्छा लगा, बिगिनिंग वाला अच्छा लगा, मिड वाला अच्छा लगा, या लास्ट वाला अच्छा लगा, मेडिटेशन वाला अच्छा लगा, या पूरा ही सेशन अच्छा लगा। ठीक है, तो उसमें अकॉर्डिंगली वो टिक करते हैं, अकॉर्डिंग एक्सपीरियंस को बताते हैं। कोई ऐसी चीज जिसके ऊपर इम्प्रूवमेंट करना चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल के ऊपर इम्प्रूवमेंट करना चाहिए, ठीक, या आपने अलाइनमेंट के ऊपर इम्प्रूवमेंट करना चाहिए, अपनी प्रैक्टिस के ऊपर इम्प्रूवमेंट करना चाहिए। पर इस जगह पर कई लोग क्या सोचते हैं कि दे आर अ प्रैक्टिशनर एंड वी आर अ टीचर। ठीक है, हम वो प्रैक्टिशनर, हम टीचर है, वो हमें फीडबैक क्यों देंगे, वो हमें करेक्ट क्यों करेंगे। ठीक, कई बार इन इतनी बेसिक चीजों को हम नहीं देख पाते, पर सामने वाला आपको करेक्ट कर सकता है। अगर सही नॉलेज आपको सामने से मिल सकती है, तो इस मौके को नहीं गंवाना चाहिए। ठीक, एंड व्हेनेवर समवन गिविंग यू द फीडबैक, वो भी क्या महसूस करते हैं, वैल्यूएबल महसूस करते हैं, और एक अच्छा कनेक्शन आपके बीच में बिल्ड होता है। आप समझ पाते हैं कि जो आपका जो प्रैक्टिशनर है वो क्या चाहता है, ठीक है, कैसी उसकी मेंटालिटी है, किन जगहों पर वो फोकस करता है। राइट, और कुछ पॉइंट्स को और डाला जाता है इस जगह पे। डिड यू लाइक ब्रीदिंग प्रैक्टिस, ठीक है, क्या आपको मेडिटेशन भी अच्छा लगता है, ठीक, या कभी कभी आप एंजाइटी फील करते हैं, कुछ ऐसे पॉइंट्स भी उसमें डालते हैं, राइट, जिससे क्या पता चले कि क्लास को, जो नेक्स्ट क्लास है वो आप कैसी बनाना चाहते हैं। ठीक, उसमें ये भी रखा जाता है कभी कभी कि आप और क्या सीखना चाहते हैं इसके साथ। ठीक है, तो उसमें वो बताते हैं हर एक फॉर्म, और मेजोरिटी को आप चुनते हैं। ठीक, या कोई हाइब्रिड क्लास आप बना सकते हैं उस पॉइंट के इर्द गिर्द, जिससे क्या हो, सभी सेटिस्फाइड। और मेनली क्या है, वही जो स्टूडेंट्स हैं उन्हीं को आप क्या करने वाले हैं, अपनी टीचिंग प्रोवाइड करने वाले हैं। स्टूडेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, बट उन्हें सही टीचिंग देने के लिए क्या करना पड़ेगा, उन्हें अपने साथ कनेक्ट भी रखना पड़ेगा, एक कम्युनिटी बनानी पड़ेगी। ठीक है, तो इन चीजों पर भी फोकस करना चाहिए। दूसरा जो मैं बता रहा था, असेसमेंट टेस्ट। व्हाट इज असेसमेंट टेस्ट? असेसमेंट टेस्ट में क्या किया जाता है, वीक का लास्ट डे चुना जाता है। ठीक है, वीक के लास्ट डे में आप क्या करते हैं, हफ्ते में जो भी आपने सिखाया है, ठीक, उसमें से आप जो जो पोस्चर्स को आपने पीक में रखा है, ठीक है, जिन पोस्चर्स को आपने अपना गोल बनाया था क्लास का, उन पोस्चर को आप, उन सभी पोस्चर को उस लास्ट क्लास में, लास्ट डे की क्लास में आप क्या करते हैं, इंक्लूड करते हैं, और देखते हैं कि इस हफ्ते भर में इन पोस्चर में कोई चेंज आया है। ठीक, ये असेसमेंट आपके अंदर चलता है। ठीक है, आप देखते हैं कि क्लास में डिसिप्लिन कैसा है। ठीक है, आप देखते हैं स्टूडेंट के बीच में कोऑर्डिनेशन कैसा है। आप देखते हैं कि जब आप कमांड देते हैं तभी स्टूडेंट रिस्पॉन्ड करते हैं। आप देखते हैं क्या कोई कम्युनिकेशन गैप तो नहीं क्रिएट हो रहा। ठीक, तो इन सारे पॉइंट्स को आप अपने पास रखते हैं और उन चीजों को आप टिक करते रहते हैं। आप वॉक करते रहते हैं थ्रू आउट द क्लास और देखते रहते हैं कि सभी के अलाइनमेंट में, कोऑर्डिनेशन में सारी चीजें परफेक्ट हैं, ठीक है। तो इससे क्या होता है, पर वीक, एक हफ्ते में ही क्या होने लगेगा, कुछ ही हफ्ते में, मतलब कि 3-4 हफ्तों में आप देखेंगे कि आपकी क्लास नेक्स्ट लेवल चलेगी। ये बहुत बेसिक चीज है, बट कई लोग देखना सर क्या करते हैं, टीच करते हैं, पर कई सालों से वो सेम टीच करते हैं। अगर कोई गलती थी तो वो वैसी ही पड़ी रहती है,
कोई चीज अच्छी थी तो उतनी ही अच्छी बनी रहती है, पर विद द टाइम क्या होगा, प्रैक्टिशनर तो इवॉल्व हो जाएगा और वो अच्छी चीज क्या हो जाएगी, उसके लेवल पे आ जाएगी, वो नया कुछ भी नहीं सीख पाएगा। ठीक, तो आपने उस जगह पर उनके अकॉर्डिंग भी चलना पड़ेगा, पर खुद भी अपना असेसमेंट करना पड़ेगा। तो इस जगह पर दो असेसमेंट है, दो टाइप के समझ लीजिए, मेजरमेंट है। आप एक तो प्रैक्टिशनर से अपना मेजरमेंट करवाते हैं और दूसरा आप खुद का क्या करते हैं, इवोल्यूशन करते हैं। तो इवोल्यूशन के लिए आप वीक के लास्ट डे में क्या करते हैं, टेस्ट क्लास को कंडक्ट करते हैं। टेस्ट क्लास कैसी भी हो सकती है, इट कैन बी अराउंड द मेडिटेशन। आप मेडिटेशन में 10 से 15 मिनट लोगों को बैठाते हैं या योग निद्रा करवाते हैं, आप देखते हैं उस दौरान वो कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं। ठीक है, क्या मेडिटेशन में वो बैठ पा रहे हैं, क्या ज्यादा वो शांत है, ज्यादा फोकस्ड है। ठीक, तो इससे क्या होता है, उनकी मेंटालिटी का पता लगता है। और दूसरी चीज, आपने कभी भी एक नए प्रैक्टिशनर को एक ओल्ड क्लास में जल्दी से सेट नहीं करना चाहिए। इफ पॉसिबल तो आपने बिगिनर का जो बैच है उसे बनाना चाहिए, उसमें उन्हें सेट करवाना चाहिए। पर बहुत ज्यादा एडवांस अगर पोस्चर कर रहा है कोई व्यक्ति, उसमें आप किसी बिगिनर को डालते हैं तो दोनों के लिए खराब होता है। एक तो जो एडवांस प्रैक्टिशनर है उसे भी कई जगहों में कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, उसकी प्रैक्टिस लो हो जाएगी। और सेकंड, जो नया प्रैक्टिशनर है उन्हें देख के मोटिवेट होने की बजाय कई बार क्या हो जाता है, डीमोटिवेट हो जाता है। राइट, वो देखता है कि मैं ढंग से अभी क्या नहीं कर पाता, स्ट्रेच भी नहीं कर पाता। राइट, एंड दे आर वॉकिंग ऑन देयर हैंड। ठीक, वो हैंड स्टैंड पे क्या कर रहे हैं, वॉक कर रहा है आगे पीछे या कुछ भी कर रहे हैं। ठीक, तो भले वो क्या है, अवेयरनेस के साथ जुड़ी हुई चीज है, बट ये जो प्रैक्टिशनर है ये क्या करेगा, उस वक्त डीमोटिवेटेड फील करेगा। तो आपने कोशिश करनी चाहिए कि बिगिनर का अलग बैच हो या उसके अंडरस्टैंडिंग बेसिस पर उसने उस जगह पर, उस क्लास पर उसे सेट करना चाहिए। तो बहुत आप इस पॉइंट को समझ पा रहे हैं। तो ये क्या है, असेसमेंट है योगा क्लास के एंड योगा सेक्टर। ठीक, अब जो मेन पॉइंट है इस क्लास के सेशन का वो है कि इवोल्यूशन ऑफ द योगा टीचर, योगा टीचिंग। ठीक, और जो मैं लास्ट टाइम आपसे डिस्कस कर रहा था कि एक योगा टीचर ये क्लास टीच करने के साथ साथ और क्या रिसोर्सेज को यूज कर सकता है और क्या कर सकता है वो, ठीक है, किन जगहों पर अपना कंट्रीब्यूशन दे सकता है, किन चीजों को कंडक्ट कर सकता है जिससे वो क्या हो और अच्छे से इवॉल्व हो। ठीक, तो इन पॉइंट्स पर पहला पॉइंट जैसे मैं अभी डिस्कस कर रहा था कि वर्कशॉप। ठीक, उसने वर्कशॉप करनी चाहिए। अब वर्कशॉप किस चीज की, याद होगा अगर आपको तो मैंने कहा था आप एक फील्ड पर क्या कीजिए, स्पेशलाइजेशन हासिल कीजिए। ठीक, अब ये पॉइंट कॉन्ट्राइंडिकेशन के साथ भरा हुआ होने वाला है। ठीक है, इसमें बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट पैदा होने वाला है, मैं सभी को क्लियर करने की कोशिश करता हूँ। ठीक, अब देखिए, अगर क्या है कोई व्यक्ति एक फील्ड में एक्सपर्ट है, मान लीजिए मैं क्या करता हूँ, योगा एनाटॉमी या योगासन एनाटॉमी में अपनी क्या करता हूँ, एक्सपर्टीज क्रिएट करता हूँ। ठीक, तो शुरुआत में तो मैंने क्या करना पड़ेगा, खुद ही सारी चीजों को करना पड़ेगा। ठीक है, खुद ही किताबें खंगालनी पड़ेंगी और जो स्केलेटल सिस्टम उसे देखना पड़ेगा, मूवमेंट को समझना पड़ेगा। उसके बाद में धीरे धीरे क्या करूंगा, उसमें महारत हासिल करूंगा। पर महारत हासिल करने के बाद मेरा काम खत्म नहीं होगा। ठीक, काम अब शुरू होता है। मैं क्या करूंगा, योगा एनाटॉमी के इर्द गिर्द वर्कशॉप्स को कंडक्ट करूंगा। ठीक है, वर्कशॉप को कंडक्ट करके किन लोगों का फायदा होगा, वो उन लोगों का फायदा होगा जो अभी क्या कर रहे हैं, इस फील्ड में अपनी एक्सपर्टीज को क्रिएट करना चाहिए। आप इसे समझ पा रहे हैं। ठीक है, आपने तो मेहनत करी, पर आप ये नहीं करेंगे कि जो आगे के प्रैक्टिशनर है, आगे के टीचर है, उनके लिए भी आप इतना ही रफ रखेंगे उस रास्ते, उनके लिए थोड़ा सा स्मूथ बनाएंगे। और आप कहाँ से मदद लेंगे, अगर कोई क्या है एक्सपर्ट है, डॉक्टरेट है जिसमें एनाटॉमी में, ठीक, आप उसकी मदद लेंगे, कुछ रिसर्च पेपर की मदद लेंगे। ठीक है, और आप उनके साथ अगर हो सके तो वर्कशॉप को क्या करेंगे, लेंगे और चीजों को समझने की कोशिश करेंगे, मूवमेंट को अपने क्लास में एडप्ट करने की कोशिश करेंगे। तो फॉर द फर्स्ट जॉब इसमें बहुत मदद की जरूरत है, बहुत ज्यादा पेशेंस की जरूरत है, बहुत ज्यादा काम की जरूरत है। बट ये काम कब तक है, जब तक आप एक नेक्स्ट लेवल पे नहीं पहुंच जाते। ठीक, मान लीजिए आप एनाटॉमी में कई चीजें समझ जाते हैं कि मान लीजिए आप सिर्फ फ्रंट स्प्लिट जो है उसकी एनाटॉमी को समझ जाते हैं, फ्रंट स्प्लिट में कैसी एनाटॉमी काम करती है, हमने क्या ड्रिल्स डालनी चाहिए और कैसे इजीली क्या हो सकती है, मसल ओपन हो सकती है, आप ये चीज समझ गए। अब आपने क्या किया, जो व्यक्ति क्या कर रहा है उस लेवल की तरफ आना चाहता है, उसके लिए आपने क्या किया, वर्कशॉप कंडक्ट है। ठीक है, 3 से 4 महीने में आपने एक वर्कशॉप कंडक्ट करी। वर्कशॉप का मोटिव क्या रखा आपने, योगा एनाटॉमी फॉर फ्रंट स्प्लिट। ठीक है, अब जो लोग इंटरेस्टेड है उसे समझना चाहेंगे और जो लोग एनाटॉमी को समझना चाहते हैं, योगा एनाटॉमी को समझना चाहते हैं या योगासन एनाटॉमी मुझे कहना चाहिए, उस चीज को समझना चाहते हैं,
तो उसमें इंटरेस्टेड होंगे, ठीक, भले उसमें कम पॉपुलेशन हो, कम लोग हो, पर वो क्या बनना चाहते हैं, एक्सपर्ट बनना चाहते हैं, वो आपकी हेल्प करेंगे, आप क्या करोगे, ऊपर से हेल्प करोगे, और एक लैडर बनता है, ठीक है, जैसे वर्कशॉप लैडर कहा जाता है, ठीक, आप इसे समझ पा रहे हैं? तो इससे क्या होगा, आप भी एक्सपर्ट बनेंगे, रोज इवॉल्व होते रहेंगे, और जो आपके नीचे है वो भी इवॉल्व होगा, ठीक है, वो आपको इवॉल्व होने में मदद करेगा, ऊपर वाला भी आपको इवॉल्व होने में, ठीक, नीचे आपकी कम्युनिटी बनेगी और ऊपर आपके कनेक्शन, ठीक, तो इस वजह से वर्कशॉप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है योगा टीचर की लाइफ में। तभी देखिए नेचुरोपैथी की कोई वर्कशॉप होती रहती है, ठीक है, या आसना की कोई वर्कशॉप होती रहती है, प्राणायाम की वर्कशॉप होती रहती है, ऐसे आप कितनी वर्कशॉप अटेंड करोगे, आपने सारी वर्कशॉप अटेंड करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, कि मेडिटेशन की भी वर्कशॉप हो रही है तो मेडिटेशन की भी वर्कशॉप ले रहा हूँ, नेचुरोपैथी की हो रही है तो नेचुरोपैथी की भी ले रहा हूँ, आयुर्वेदा की है तो आयुर्वेदा की, नहीं, जो आपकी एक्सपर्टीज है उसके अराउंड या तो आप वर्कशॉप को ढूंढेंगे या उसे कंडक्ट करें, समझ पा रहे हैं सर, ठीक, तो इससे क्या होगा, एक स्पेसिफिक निच क्रिएट होगा, शुरुआत में समय टाइम लग सकता है, पर थोड़ी अगर आप क्या करेंगे, बुद्धि के साथ काम करते हैं, ठीक है, इसमें आप स्टेप को समझते हैं, तो स्टेप से क्या होगा, जैसे आप एक चीज सीखते हैं आप उस चीज सिखाते हैं, ठीक, फिर नई चीज सीखते हैं फिर सिखाते हैं, सीखा सिखाया, सीखा सिखाया, कम्युनिटी बनाई, नए स्टेप में गए, उससे वो नया स्टेप सीखा, कम्युनिटी भी बड़ी होती रहेगी और आपके जो वर्कशॉप्स हैं वो भी बढ़ते रहे, ठीक, इससे बहुत ज्यादा फायदा होगा आपको कम्युनिटी बनाने में भी, और दूसरी चीज ये फायदा होगा कि आपके पास एक बेस बनता है, ठीक, और वो फाइनेंशियली भी आपको सपोर्ट करते रहेंगे, अगर आप नई टीचिंग करना चाहते हैं तो वहां से भी आपको सपोर्ट मिलता रहेगा, एक्सपर्टीज भी बनती रहती है, आप स्टेप बाय स्टेप क्या होते हैं कुछ ही सालों में आप देखेंगे, अगर आप इसे 3 से 4 साल फॉलो करते हैं ना, तो 3 से 4 साल में आप देखेंगे आप अपने फील्ड में काफी एक्सपर्ट बन चुके हैं, बट एक लाइन फिर आपको बता दूं, एक्सपर्टीज कभी खत्म नहीं होती, कभी खत्म नहीं होती, ठीक, आप कितने भी एक्सपर्ट बन जाए वो कभी खत्म नहीं होने वाला है, बट आप उसके नई सीक्रेट को रोज खोलेंगे, ठीक है, रोज उस रास्ते को देखेंगे जिस तरफ आपका इंटरेस्ट है, आप सभी को पता है कि आपको योग में इंटरेस्ट है, पर योग में किस सेक्टर में इंटरेस्ट है, आपको क्या मेडिटेशन अच्छा लगता है, आपको प्राणायाम अच्छा लगता है, ठीक, आपको आसन करना अच्छा लगता है, आपको एडवांस आसन करना अच्छा लगता है, ठीक, तो जो चीज आपको अच्छी लगती है आपकी कम्युनिटी को भी अच्छी लगती है, जो आपके फॉलोअर्स बनेंगे, जो आपसे सीखेंगे, तो उसमें क्या होगी, आपकी टीचिंग भी होगी, टीचिंग का भी तो क्या है, टेस्ट है, तो आप टीच करना भी सीखते हैं एक ऐसे ग्रुप को जिसमें आप एक्सपर्टीज क्रिएट करते हैं, तो इसी दौरान क्या होता है, आप भी अपने हर्डल्स को क्लियर करते हैं और दूसरों के लिए भी वो हर्डल को क्लियर करवाते हैं, अगर वो सारी दिक्कतें मैं भी फेस कर रहा हूँ जो आप भी फेस कर रहे हो, ठीक, और मैं आपकी कोई भी मदद नहीं कर पा रहा हूँ, तो मेरे पहले ग्रेजुएट हो जाने का, पहले टीचर बन जाने का क्या फायदा, कोई फायदा नहीं है इस चीज का, ठीक, तो टीचिंग अभी पैदा ही नहीं हुई, मैंने क्या किया होगा, सब चीजों को कॉपी किया होगा, चीजों को कॉपी तो कहीं से भी किया जा सकता है, इस वजह से मैं क्या नहीं कर पा रहा हूँ, कोई भी इनोवेटिव काम नहीं कर पा रहा, ठीक, लर्न फ्रॉम द एक्सपर्ट्स एंड टीच टू द लोअर कम्युनिटी, जो क्या कर रहे हैं उन सेम दिक्कतों से हैंडल हो रहे हैं, हैंडल कर रहे हैं उन दिक्कतों को जिन दिक्कतों को आपने हैंडल किया, ठीक, तो इसे कहते हैं इवोल्यूशन लैडर, ये पहला पॉइंट है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक, सेकंड है, इसके अंदर हम वर्कशॉप करते हैं, ठीक, सेकंड पॉइंट है कैंप्स, सर ठीक है, टीच टू द क्या बोला आपने, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, लर्न फ्रॉम एक्सपर्ट एंड टीच टू द लोअर कम्युनिटी मतलब जो सेम प्रॉब्लम से वो डील कर रहे हैं, ठीक, थैंक यू सर, थैंक यू, ओके, अब जो सेकंड पॉइंट है हमारा वो है कैंप्स, ठीक है, योगा टीचर को कैंप को कंडक्ट करना चाहिए, ठीक, अब कैंप को कंडक्ट करके क्या होगा और कैसे कैंप काम करेंगे, कई लोग सोचते हैं और सुनते हैं कि कैंप ओके, इसमें लोग आते हैं और पता नहीं कैंप कैसे काम करता है, क्यों कैंप को करवाया जाता है, उसमें तो बहुत सारी चीजें होती हैं, ठीक, तो एक तो कैंप का क्या होना चाहिए, गोल होना चाहिए, ठीक, आप किस वजह से कैंप कर रहे हैं उसके पीछे एक विजन होना चाहिए, जैसे आप क्या कैंप कर रहे हैं किसी चैरिटी के लिए, ठीक है, और उस चैरिटी को आप क्या करना चाहते हैं, किसी जगह पे देना चाहते हैं, तो देखते हैं आप इसमें कितना बड़ा मिशन जुड़ जाता है, कितना बड़ा विजन जुड़ता है, मान लीजिए आप क्या करते हैं, कुछ योगा टीचर्स को या योगा प्रैक्टिशनर को देखते हैं जो क्या करना चाहते हैं, योगा टीचर बनना चाहते हैं, बट दे डोंट हैव दैट मच मनी, ठीक, वो लोग योग सीखना चाहते हैं
पर उनके पास उतनी मनी नहीं है। पर आप जब क्या करते हैं, लेवल पर पहुंच जाते हैं, आप क्या करते हैं, एक कैंप को कंडक्ट करते हैं। एक कैंप में आप खुद और अपनी कम्युनिटी को इंक्लूड करते हैं, जिसमें आप क्या करते हैं, एक सेशन को करवाते हैं या 3 सेशन को करवाते हैं। 3 सेशन में हम लोगों को बताते हैं कि क्या आप क्या क्या चीजें करते हैं, आप कैसे अपनी लाइफस्टाइल को और ज्यादा इजी बना सकते हैं, बेसिक चीजें, ठीक। पर इसके साथ आप क्या करते हैं, कोई गिफ्ट भी उन्हें दे सकते हैं। जैसे गिफ्ट में आप क्या दे सकते हैं, कोई कोर्स आपने बनाया है 2 से 3 दिन का, 7 दिन का रिकॉर्डेड कोर्स है, उसे आप उन्हें गिफ्ट दे सकते हैं कि आप इस उसमें आए, ठीक है, कैंप में आए, इस वजह से आपको एक गिफ्ट मिलता है। बट अगर आप में से कोई भी एलिजिबल है, ठीक, जो मुझे हेल्प कर सकता है, किस लिए, कि मैं एक कम्युनिटी के साथ काम कर रहा हूँ, जो कम्युनिटी के पास क्या नहीं है अभी, उतना फंड नहीं है कि वो क्या कर सके, खुद को एजुकेट कर सके, ठीक। अगर आप में से कोई भी क्या करना चाहता है, आगे आकर वॉलंटियर बनकर उस कम्युनिटी की हेल्प करना चाहता है, प्लीज कम आउट एंड उस कम्युनिटी को हेल्प कर सकता है। इससे क्या होता है, आप क्या बनना सीखते हैं, यहाँ पर मीडियम बनना सीखते हैं, ठीक है। अगर आप ईमानदारी से मीडियम बनना सीख गए ना, तो आधी से ज्यादा जो जर्नी है वो आराम से क्रॉस हो जाती है। हम क्या करते हैं, मैक्सिमम लोड अपने ऊपर ले लेते हैं कि हमने ये चीजें पूरी करनी, ठीक है। यू हैव टू बी अ मीडियम, ठीक है। उन लोगों के बीच में जिनके पास अवेयरनेस नहीं है, ठीक, उन लोगों तक उस चीज को पहुंचाना है जो उनके पास है, ठीक। और बीच में आप क्या करना है, अपनी वैल्यू को देते हैं और उससे उन लोगों की मदद करते हैं। अगर आप खुद क्या करेंगे, क्लास को कंडक्ट करके उन लोगों की मदद करेंगे, इट गोइंग टू बी सो टेरिफिक फॉर, ठीक। तो इसमें क्या होगा, बहुत ज्यादा मेहनत लग जाएगी, बहुत हेक्टिक हो जाएगा और इसमें टाइम भी बहुत ज्यादा लगेगा। तो ऐसे कैंप्स का क्या हो सकता है, एक मिशन हो सकता है, या आप गरीब बच्चों के लिए ऐसा कर सकते हैं, या किसी जानवर के लिए कर सकते हैं, इन्वायरमेंट के लिए किया जा सकता है। आप देखते हैं नदियों के लिए ऐसा किया जा सकता है, नदियों की सफाई के लिए किया जा सकता है, ठीक। तो कोई भी आपका एजेंडा, कोई भी गोल हो सकता है, जिसके इर्द गिर्द आप अपने सिंपल छोटे से कैंप को करवाते हैं, ठीक। इट कैन बी ऑनलाइन कैंप ऑल्सो, ठीक। आप इतने एक्सपर्ट हैं, 2-3 साल की एक्सपर्टीज है आपके पास और बहुत सॉफ्टली अच्छी आपकी कम्युनिकेशन स्किल है, आप उस चीज को कंडक्ट कर सकते हो, तो आपने करना चाहिए, ठीक। ये 2 चीजें हैं। थर्ड चीज, अब ये पॉइंट है उन लोगों के लिए जो रियली क्या करना चाहते हैं, इसमें नेक्स्ट लेवल ऑफ एक्सपर्टीज क्रिएट करना चाहते हैं। इसे हम कहते हैं ERYT, ठीक है। ERYT क्या होता है, ये मास्टर योगा टीचर, ठीक। मास्टर योगा टीचर क्या करते हैं, एक्सक्यूज मी सर, एक बार फिर से रिपीट कीजिएगा। ERYT का फुल फॉर्म होता है एक्सपीरियंस्ड रजिस्टर्ड योगा टीचर, ठीक है। ये इसका फुल फॉर्म होता है। और इसको मैं क्यों बता रहा हूँ इस जगह पर, कई लोग कहते हैं कि TTC में ERYT होता है, ठीक है। जरूरी नहीं है TTC में ERYT होता है, YCP में भी ERYT होता है। पर कैसे, अगर आप क्या करते हैं, YCP को क्लियर करते हैं, इसका सर्टिफिकेट आपके पास आता है, ठीक। आप एक्सपर्टीज क्रिएट करते हैं, उसके बाद वर्कशॉप्स कंडक्ट करवाते हैं, ठीक। तो 1 से 2 साल के बाद आप क्या हो जाते हैं, एक्सपीरियंस्ड योगा टीचर बन जाते हैं, ठीक। अगर आप ऐसे कैंप, वर्कशॉप्स या कंटिन्यूइंग एजुकेशन जैसे कहते हैं वो करते रहते हैं 3 से 4 महीने में, तो आप एक्सपीरियंस्ड योगा टीचर या जिसे मास्टर योगा टीचर कहते हैं वो बन जाते हैं, ठीक। उसके लिए भी एक छोटा सा टेस्ट आप उसे क्लियर करके मास्टर योगा टीचर बन सकते हैं। और YCP लेवल 3 के बाद भी आप क्या कर सकते हैं, योगा टीचिंग को कंडक्ट करवा सकते हैं। योगा टीचिंग मतलब आप योगा टीचर्स को क्या कर सकते हैं, टीच कर सकते हैं, बट इसके लिए क्या होना चाहिए, 2 से 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अब इसके बाद आप क्या करते हैं, उन लोगों की भी हेल्प करते हैं। क्या हेल्प करेंगे, जो 3 से 4 साल में आपने क्या सीखा है, ठीक है। भले बहुत बेसिक चीजें सीखी हैं, पर उसे आप सिखाते हैं, पर परफेक्शन के साथ सिखाते हैं। अब यहाँ पर आप डिफरेंस देखना, जो मैं पॉइंट रख रहा था और कितना डिफरेंस आ जाता है। मान लीजिए आप क्या करते हैं, 3 से 4 साल में सिर्फ एक पोस्चर सीखते हैं, 3 से 4 साल में एक पोस्चर सीखते हैं। कौन सा पोस्चर, कोई भी पोस्चर हो सकता है, आप उसे परफेक्टली सीखते हैं, ठीक। और इतना परफेक्टली सीखते हैं, इतनी स्मूथनेस उसमें आ जाती है कि आप उसे, उसके फंडामेंटल को, उसकी सारी चीजों को जानते हैं, आप उसे किसी को भी सिखा सकते हैं। इस लेवल में आप किसी को भी सिखा सकते हैं, ठीक। तो अगर आप ऐसे बनते हैं तो क्या होगा, आपकी डिमांड अपने आप क्रिएट हो जाएगी, उस स्मूथनेस की वजह से वो डिमांड अपने आप क्रिएट होगी। बट अगर आप क्या करेंगे, 100 पोस्चर्स को पकड़ेंगे और चाहेंगे कि 100 पोस्टर को मैं क्या करूं, परफेक्शन पे ले आऊं, तो ये नहीं होने वाला, ठीक है। और इतनी जल्दी तो बिल्कुल नहीं होने वाला, शायद लाइफ के एंड तक वो होगा, और तब तक क्या हो चुका होगा, शरीर भी अपनी क्षमता खो चुका होगा, ठीक। और तब तक आपको सपोर्ट कौन करेगा, ना कोई वर्कशॉप की, ठीक है, ना किसी कैंप को किया, तो आपको इसमें इवॉल्व कौन रखेगा, लोग क्या करते हैं,
विजय सर आपने सॉरी आपने क्या बोला, आपने सॉफ्ट पोस्चर बोला, आई कांट हियर इट प्रॉपर्ली। सॉफ्ट मतलब कि पोस्चर में सॉफ्टनेस आ जाए, स्मूथनेस आ जाए, ठीक है। सॉफ्टनेस मतलब ये है, ठीक। तो जैसे मैं कहा ना कि अगर आप क्या करते हैं, नटराज आसन सिखाते हैं, पर आप क्या करते हैं, खुद ही उसमें कांपते रहते हैं, आपको उसमें परफेक्शन नहीं है, पर उसके कंपेयर में आप क्या सिखाते हैं, ट्री पोस्चर सिखाते हैं, वृक्ष आसन सिखाते हैं, पर वृक्ष आसन आप आंख बंद करके करवा सकते हैं, ठीक। तो ये कहीं बेहतर है उससे, क्योंकि इसमें क्या आपने एक्सपर्टीज को क्रिएट किया, आपने फंडामेंटल को समझा है, आप इसे किसी को भी सिखा सकते हैं, ठीक। तो ये उन लोगों के लिए है जो एक्सपीरियंस योगा टीचर होते हैं या जो मास्टर टीचर होते हैं, वो योगा टीचर्स के हेल्प करते हैं, जिन जगहों पर वो स्टक हुए थे उन जगहों पर उनकी मदद करते हैं, मतलब किनकी जो उनके देश में करना चाहते हैं, ठीक है। बेसिकली समझ लो, पहले तो आप क्या करते हैं, गोल्डन लेवल रखते हैं जिसमें आप चीजें सिखाते हैं, उसके बाद एक डायमंड लेवल रखते हैं। डायमंड लेवल पर आप क्या बताते हैं कि जो एज इट इज मेरे ही पाथ में चलना चाहता है, ठीक है, जो एज इट इज मेरा ही जैसा बनना चाहता है, ये इन चीजों को बेसिकली बेसिक से सीखना चाहता है, समझना चाहता है, वो इस लेवल पर आ सकता है, ठीक है। तो अब योगा टीचर, ठीक है, जो अच्छे से जो मास्टर योगा टीचर बनना चाहते हैं, वो आपके पाथ को फॉलो करते हैं। तो इन चीजों को ध्यान में रखा जा सकता है, ये बेसिक चीजें हैं, पर ये टाइम के साथ क्या करेंगे, आपकी पर्सनैलिटी में, आपकी टीचिंग में बहुत गहरा इम्पैक्ट है, ठीक। कोई लोग सोचेंगे नहीं वर्कशॉप करने की क्या जरूरत है या कंटिन्यूइंग एजुकेशन करने की क्या जरूरत है, हम टीच करना सीख गए हैं, ठीक है। टीच करना अगर सीख गए हो, पर साथ में फ्लो को भी तो बना के रखना है, नई चीजें सीखनी है, नई लोगों को सिखाना है, ठीक। नई चीजें सीखनी है, नई लोगों को सिखाना है, ये फ्लो को बना के रखना है। अगर फ्लो टूट गया तो पानी क्या होता है, अगर पानी अटक गया तो पानी सड़ जाता है, ठीक है, उसमें कीड़े लग जाते हैं। ऐसे ही है, अगर कहीं बार को आपकी टीचिंग भी रुक गई, आपने सीखना बंद कर दिया और सिर्फ सिखाते चले गए, तो सिखाना तो गुरु का भी बंद नहीं होता, ठीक है। अगर गुरु कोई बन जाता है तो गुरु को भी सप्लाई मिलती रहती है उनकी एनर्जी की ऊपर से, ठीक। जो उस लेवल तक भी पहुंच जाते हैं, वो भी क्या करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, खुद को एंजॉय करते हैं, उस सोर्स से अपनी एनर्जी लेते रहते हैं। बट अभी अगर इसी लेवल में आपको अहंकार पकड़ जाए कि हो गया भाई, ठीक है, हम YCB लेवल 3 हमने कर लिया और उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, लर्निंग हम छोड़ दें, ठीक है, या लोगों को सिखाना छोड़ दें, तो सेम प्रॉब्लम को क्या कर रहे हैं, फेस कर रहे हैं। तो इससे ग्राउंड लेवल पे भी कोई आप चेंज नहीं ला रहे हो और अपने अंदर तो कोई चेंज ला ही नहीं सकते, है ना। कुछ ही सालों में आप देखोगे आपकी टीचिंग क्या हो जाएगी, बद से बदतर हो जाएगी। मोस्ट ऑफ द लोग इस वजह से क्या हो जाते हैं, लोग हो जाते हैं, खराब हो जाती है उनकी टीचिंग, भले बहुत अच्छी भी हो। तो कंटिन्यूइंग एजुकेशन बहुत जरूरी है, वर्कशॉप को अटेंड करना बहुत जरूरी है, कैंप्स को लगाना बहुत जरूरी है। कैंप का मैंने रीजन आपको बता दिया, आप क्या करेंगे, मीडियम बनना सीखेंगे। उस मीडियम में आपने देखा, आप मेहनत करते हैं, कैसी मेहनत करते हैं, लोगों के लिए मेहनत करते हैं, आप अपनी किसी लेवल को दिखा रहे हैं उन लोगों को, 5-6 लोगों की कम्युनिटी बनाकर आप एक कैंप को करवाते हैं, बट जो भी आपको चैरिटी मिलती है, भले वो 1 रुपया मिले, ठीक है, पर उसे आप क्या करते हैं, उन लोगों के लिए इन्वेस्ट करते हैं। जितनी अच्छी आपकी क्या होगी, एक्सपर्टीज होगी, जितनी अच्छी आपकी टीचिंग होगी, कुछ लोग हमेशा आपकी मदद के लिए वहां पर खड़े, ठीक। और मैंने देखा है कि कोई ऐसे देने से कभी गरीब नहीं बनता, एक स्टेटमेंट है ना कि मैंने देखा है देने से कभी कोई गरीब नहीं बनता, तो ऐसा ही है, देखो जैसा आप टीचिंग को कुछ क्षणों के लिए अपनी बेस्ट टीचिंग को क्या करते हैं, फ्री में प्रोवाइड करते हैं, और बदले में उन लोगों का भला चाहते हैं जो आपकी कम्युनिटी बनी होती है, या जिन लोगों पर आपको दया आती है, जिस लेवल पर आप चेंज लाना चाहते हैं, तो इस जगह पर आप मीडियम बनना सीखो। जैसे ही मीडियम बनना सीखोगे तो आप नॉलेज की सप्लाई कहीं और से भी आने लगती है, ठीक है, और आप सर मीडियम की तरह काम करो। ये पॉइंट को वर्ड्स में या लॉजिकली समझाना बहुत टफ है, बट इसे समझा बहुत अच्छे से जा सकता है, ठीक है। अगर आप बीच में रास्ता बनते हो परमात्मा के लिए, जो परमात्मा आपसे करवाना चाहता है, तो आपको इतनी चीजें मिलेंगी, इतनी अपॉर्चुनिटी मिलेंगी जितना आप कभी सोच भी नहीं सकते, ठीक। और अगर आप सिर्फ एक योगा सेंटर के अंदर बंद रह जाएंगे और उसी जगह पर अपनी टीचिंग को करवाते रहेंगे, कोई एक्सटर्नल वर्ल्ड पे चेंज नहीं लाएंगे, उन लोगों के लिए कोई चेंज नहीं लाएंगे जो सेम प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं, तो धीरे धीरे आप भी क्या होंगे, प्रॉब्लम से ग्रस्त हो जाएंगे। क्योंकि कुछ ही दिनों में क्या होने लगेगा, मन टूटने लगेगा। मन का स्वभाव है कि वो नई चीजों को सीखना चाहता है, उस फ्लो को बनाए रखना चाहता है, ठीक। कोई भी जो क्षण है, कोई भी मोमेंट है, वो वापस रिपीट नहीं होगी,
ऐसा ही है यहाँ पे वो कि जैसे आज जाएगा कल जाएगा 1 साल जाएगा तो क्या होगी, साइंस आगे बढ़ेगी, टेक्नोलॉजी आगे बढ़ेगी, टीचिंग आगे बढ़ेगी। ठीक, तो साइंस अगर नेक्स्ट लेवल पे पहुंचेगी तो आपकी सेम टीचिंग उस पर काम नहीं आने वाली, फंडामेंटल्स को चेंज करना पड़ेगा। ठीक, उसके लिए कंटिन्यूइंग एजुकेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। जो बात साइंस में 50 साल पहले सही थी वो गलत भी हो सकती है। हम पढ़ते हैं ना उसमें साइंस में डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी पढ़ी, पर उसके बाद अगले साल पढ़ा कि ड्रॉबैक ऑफ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। एक रदरफोर्ड का मॉडल पढ़ा, अगले साल पढ़ा ड्रॉबैक ऑफ रदरफोर्ड मॉडल। क्यों? उसमें देखा कि अगर वो चीज बनी थी तो उसमें कुछ ना कुछ क्या थे, ड्रॉबैक है। ऐसा आपके लेसन प्लान में भी, आपकी टीचिंग में भी कुछ ना कुछ ड्रॉबैक्स होंगे या आने वाले टाइम के साथ आएंगे। क्यों? क्योंकि लोगों का मन चेंज हो रहा है, उसकी लर्निंग कैपेबिलिटी भी चेंज होगी, आपकी टीचिंग भी चेंज होनी चाहिए। अगर आप उसी लेवल में रहोगे तो टीचिंग क्या हो जाएगी, खराब हो जाएगी। और दो चीजें छुपाए नहीं छुपी, एक सुगंध और एक है दुर्गंध। ठीक है, दोनों चीजें याद रखना। तो कंटिन्यूइंग एजुकेशन को हमेशा अपने साथ बनाए रखना। वो किसी भी लेवल से तुम करते रहो, पहले कोई वर्कशॉप ना हो, कोई बुक आपके साथ हो, ये भी आपको इवॉल्व करेगी। ठीक है, उस लेवल में क्या बनो, एक्सपर्ट हो, उसको और ज्यादा खमो लो, और ज्यादा खोदो उसे, और एंड में ना तुम उस रास्ते से भी उस तक पहुंच सकते हो, क्योंकि हर रास्ता नहीं है। ठीक, होप इस पॉइंट को मैं आपको क्लियर करवा पाया। तो इसमें हमने देखा कि असेसमेंट ऑफ अ क्लास, असेसमेंट ऑफ अ योगा सेक्टर, ये बहुत प्रैक्टिकल चीजें हैं। थ्योरेटिकली इन चीजों को बहुत ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक, प्रैक्टिकली देखो इन चीजों को और आपका बोर्ड खुद ही बता देगा कि किन किन चीजों को करेक्ट करने की जरूरत है। जो जो दिक्कतें आपको योगा सेंटर में लगती हैं उन चीजों को आप इसमें डाल सकते हो। जैसे कोई सीपीआर एक्सपर्ट होना चाहिए, ठीक है, सीपीआर एक्सपर्ट, या आपको भी सीपीआर देना होना चाहिए। एक ये बेसिक चीज है कि कोई इंजरी अगर हो गई या कोई इमरजेंसी क्रिएट हो गई तो उस दौरान आप कैसे हैंडल करेंगे। ठीक है, कुछ ऐसे इक्विपमेंट होने चाहिए साथ में जो क्या कर सके और अच्छा कर सके, जैसे बीपी इंस्ट्रूमेंट आपके पास, ठीक है, या शुगर मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट आपके पास। ठीक है, ये बेसिक चीजें आपके पास हो सकती है। वेट मेजरमेंट जो टूल होता है जिसे वेइंग मशीन कहते हैं वो भी आपके पास हो सकती है। ये बेसिक चीज है, पर ना होने पर क्या होता है, योगा सेंटर की जो क्वालिटी है, जो ग्रेड है, वो कम होती है। तो बेसिक चीजों को आप डाल सकते हो। दूसरा, योगा टीचिंग को मैंने बता दिया कि कैसे इवॉल्व किया जाता है, उसके सारे तरीके। एक तरीका आपको पता है कि सीखते रहो सिखाते रहो, और सीखो कहाँ से, मेरे टीचर कहते थे ना कि या तो ठोकर से सीखो या ठाकुर से सीखो, ये ऐसा ही है। ठीक है, जो आपके ऊपर है वो ठाकुर है, ठीक, वो आपसे ज्यादा एक्सपर्ट है, उससे सीखो या खुद ठोकर से सीखो। अब ठोकर से सीखने में थोड़ा टाइम लगेगा, ठाकुर से सीखो, ठोकर कम हो जाएगी। ठीक, वो बात इसे समझ पाए। तो इतना ही पॉइंट है। कल एक छोटा सा पॉइंट और इसमें रह गया है, उसे मैं इंक्लूड करके आपकी टीचिंग जो योगा टीचिंग है ये भी पूरी हो जाएगी। और उसके बाद देखता हूँ कि नेक्स्ट वीक से आप लोगों की टीचिंग स्टार्ट हो जाए। ठीक है, मैं 2 या 3 लोगों को या 4 लोगों को क्या करूंगा, कुछ टॉपिक्स दूंगा। ठीक है, आप ही में से वो सभी को मिलेंगे। आप क्या करेंगे, 10 मिनट या 20 मिनट्स के लिए अपने उन टॉपिक्स को क्या करेंगे, पढ़ाएंगे। उस टॉपिक को आप कैसे समझाएंगे किसी ग्रुप को, मैं बताऊंगा कि कौन सा ग्रुप है। ठीक है, किस ग्रुप को आपने पढ़ाना है, उसे किस ग्रुप को समझाना है, तो उस ग्रुप को आप समझाएंगे उसे, और उसके लिए प्रिपेयर रहें। तो इस वीक के पूरे होते होते या थर्सडे फ्राइडे में मैं उस लिस्ट को डालूंगा। ठीक है, 3 से 4 लोगों को चुना जाएगा, और ध्यान रखो सभी की बारी आएगी। ठीक है, सभी ने उस चीज को पूरा करना है। आपने ज्यादा लंबा नहीं बोलना है। ठीक है, 10 मिनट बोलना है, और उसमें क्या बोलना है, साफ सुथरा। ठीक है, उसमें थोड़ा बहुत अपना इवोल्यूशन करो। ऐसा नहीं कि किसी पॉइंट को मैंने पढ़ाया तो एज इट इज आप उसे कॉपी बोलना है, नहीं। ठीक, मैं अपने सब्जेक्ट्स के ही आपको असेसमेंट दूंगा, बट आपने क्या करना पड़ेगा, अपनी थोड़ी सी इनोवेशन इसमें जोड़नी पड़ेगी, थोड़ा सा और ज्यादा खोदना पड़ेगा, और ज्यादा कनेक्ट करना पड़ेगा साइंस के साथ, भले या अध्यात्म के साथ, और ज्यादा इंफॉर्मेटिव बनाना पड़ेगा, ताकि सभी लोगों को सुपरफिशियल लेवल से डीपर लेवल की चीजें पता लग सके। ठीक, वो बात से समझ पा रहे हैं। ठीक, तो आज के लिए चीज पूरी होती है। अगर कोई पॉइंट आपके समझ में नहीं आ रहा है, किस जगह पर आपको दिक्कत हो रही है समझ में, तो प्लीज अनम्यूट द माइक, आप चीजें पूछ सकते हैं। विजय सर सर, मैं कुछ ऐड करना सॉरी चाह रहा हूँ सर। सर। सर जैसे इवोल्यूशन ऑफ टीचर की बात हो रही थी, मैं इसमें सर 2 पॉइंट और ऐड करना चाहता हूँ। जैसे आपने बताया वर्कशॉप्स और कैंप्स आपने बताए हैं, इसके साथ सर 2 चीजें और हैं जो हमें इवॉल्व कर सकती हैं। एक तो चीज है सर आर्टिकल्स लिखना, जैसे लोकल जर्नल्स होते हैं या पत्रिकाएं होती हैं, अगर आप इसमें आर्टिकल्स लिख सकते हैं तो वो भी आपको इवॉल्व करता है। और दूसरी चीज है सर सेमिनार्स में पार्टिसिपेट करना।
जैसे कई जगहों पर सेमिनार्स होते हैं और मैंने कुछ अटेंड भी किए हैं, इवन बल्कि मैंने कुछ आर्टिकल्स लिखे थे, मेरे को पब्लिश भी हुए हैं। इन चीजों से इतनी हेल्प मिलती है, क्योंकि जब आप कुछ लिखने जाते हैं तो आप ऐसे ही नहीं लिख देते, आपको रिसर्च करनी पड़ती है, आपको 10 बुक्स छाननी पड़ेगी, तब जाके कहीं आप 5 या 7 लाइनें लिख पाओगे, एक पैरा लिख पाओगे। तो अगर आप ये काम और कर लेंगे तो सर, तो ये तो मतलब बहुत अच्छी लेवल पर आप पहुंच सकते हैं। बहुत बढ़िया, ठीक है, बहुत अच्छा है। इन चीज़ों को भी आप साथ में ऐड कीजिए, ठीक। सेमिनार्स को अटेंड करना, ठीक, वर्कशॉप जैसा ही हो, सेमिनार है, ठीक, किसी स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर। और दूसरा, आप किसी आर्टिकल को लिखते हैं, ठीक है, तो उसके लिए आप पॉइंट्स को क्या करेंगे, एकदम से नहीं लिखेंगे, थोड़ा बहुत डिटेल में जाएंगे, ठीक। एकदम से गूगल से कॉपी पेस्ट करके आर्टिकल नहीं बन पाए, आपने अपने भी वर्ड्स डालने पड़ेंगे, और साथ में आपने रिसर्च भी करनी पड़ेगी। अपने वर्ड्स मतलब कुछ भी नहीं, ठीक है, कुछ भी लिख दिया आपने, ऐसे नहीं चले, ठीक, उसका कुछ ना कुछ रेफरेंस भी देना पड़ेगा, साथ में अपनी चीजों को आपने प्रूव भी करनी है, तो उसके लिए स्टडी चाहिए होगी, ठीक। कपिल जी, वो प्लीज आर्टिकल जो आपने लिखे हैं वो आप शेयर करेंगे? म्यूट है आपका माइक, म्यूट कीजिए। हाँ जी, मैं जरूर शेयर करता हूँ। थैंक यू। विजय सर, वो प्राणायाम की क्लास का क्या हुआ? प्राणायाम की क्लास हो गया, ठीक है, ये जैसे ही पूरा होता है उसके बाद, जैसे 2 वीक का भी मैंने सेशन डाला होगा, उसके बाद मैं बता रहा हूँ आप लोगों को कि वर्कशॉप्स होंगी। वर्कशॉप कैसी, जैसे आज करेंगे हम नटराज आसन का वर्कशॉप, उसमें क्या क्या ड्रिल, कैसे कैसे उसे वो आप वर्कशॉप मॉर्निंग में करेंगे? हाँ, मॉर्निंग में ही होगी वो, पर उसका टाइम मैं कोशिश करूंगा कि थोड़ा सा ऊपर करूँ, ठीक, या संडेज में, संडे के दिन हम करेंगे किसी टाइम। ठीक है, अगर आप वर्कशॉप करेंगे तो उस वर्कशॉप के लिए आई वुड लाइक टू अटेंड दैट वर्कशॉप। आप जो भी टाइम होगा, आई सी कि आप क्या, अगर आप डिटेल डाल देंगे मैं ये वाली वर्कशॉप करने जा रहा हूँ, तो इफ यू आर गोइंग टू डू अ पर्टिकुलर वर्कशॉप तो आप उसको बेसिक से उसकी ड्रिल्स करवाएंगे, राइट? जी, ओके। तो बेसिक बेसिक चीजों की होंगे, हम 5-6 चीजों पर ध्यान देंगे। पर जैसे मैं क्या बता रहा हूँ आपको, नटराज आसन बता रहा हूँ या धनुरासन बता रहा हूँ, कोई भी आसन बता रहा हूँ, तो उससे रिलेटेड आसन उसी के अंदर आ जाएंगे। जैसे नटराज आसन के अंदर बैलेंसिंग एंड बैक बेंडिंग, ठीक, तो वही प्रिंसिपल क्या होंगे, उन सब में इंक्लूड होंगे। बैक बेंडिंग का कुछ बता रहा हूँ, बैक बेंडिंग के वैसे पीछे हमने कुछ किए हैं, या शीर्षासन का अभी तक हमने नहीं किया है, इन्वर्जन में कोई नहीं किया है, ठीक है, तो उसकी फाउंडेशन कैसे बनाई जाती है, कैसे सेफली कंडक्ट किया जा सकता है, ठीक, उन चीजों को हम यहाँ पे समझेंगे। कई चीजें आप लोगों को पता होंगी, पर कई लोग पहली बार इसे करना है, तो उनके लिए बहुत बेनिफिशियल है, ठीक। बिकॉज जैसे आप बोल रहे हैं ना नटराज आसन, तो नटराज आसन के अंदर तो जैसे आपकी बैक बेंडिंग के साथ साथ आपकी लेग बेंड भी होती है, ठीक है, हिप ओपनिंग होनी चाहिए, आपकी बैक ओपन होनी चाहिए, आपके शोल्डर शुड बी रिलैक्स, मतलब ओपन होने चाहिए, साथ में आपकी नेक इज शुड बी फ्लेक्सिबल होनी चाहिए। तो जब आप नटराज आसन की करेंगे तो जैसे स्टार्टिंग, अगर मैं पर्सनली देखती हूँ तो मैं तो, अगर इफ आई गो फॉर दैट, आई विल स्टार्ट ओपनिंग फ्रॉम द नेक एंड शोल्डर फर्स्ट, आई and then lower back and then go, and then I will tell them कि भाई आप किस तरीके से आप इसे परफॉर्म करेंगे, राइट? तो आई थिंक अगर, तो इसके साथ जैसे मैं प्रॉप्स बताऊंगा ना, जैसे हम स्ट्रैप के साथ उसे प्रैक्टिस करना हाँ, सीखेंगे, ठीक, तो उसमें क्या होगा, धीरे धीरे लेवल बढ़ता रहेगा। ये सारी चीजें जो है, ये सभी एक साथ क्या होंगी, धीरे धीरे कोएगुलेट होंगी, ठीक है, साथ में मिलेंगी, और मिलने के बाद एक दिन वो बन जाएगी। पर मैं एक चीज और आपसे इसमें पूछना चाह रही हूँ कि जैसे मैं कुछ क्लासेस देती हूँ जिसमें कि बहुत सारे लोग बहुत स्टिफ होते हैं, स्पेशली देखो यंग बच्चे जो हैं, उनको तो आप थोड़ा सा फास्ट मोड में भी करा सकते हैं, आपको पता है उनकी बॉडी ऑलरेडी थोड़ी फ्लेक्सिबल रहती है, लेकिन जो एज में आ जाते हैं उन लोगों की स्टिफनेस तो रहती ही है। तो व्हाट आई पर्सनली डू विद देम कि बिफोर आई गो फॉर, जैसे अगर कोई मैंने नई क्लास शुरू करी है और आई एम सीइंग कि पीपल आर रियली स्टिफ, और स्टिफ नहीं भी हैं तो बट दे आर एज्ड, राइट? तो आई नीड टू कंसिडर देयर एज ऑल्सो बिफोर आई मूव विद देम फॉर एनी पोज, है ना? तो मैं पहले बॉडी को ओपन करवाती हूँ विद द ड्रिल्स, आई डोंट गो फॉर आसनास। मैं कोई भी, जैसे अगर मैं शोल्डर नेक ओपन करवाऊंगी पहले, फिर हल्के ट्विस्ट वाले ओपन करवाऊंगी, ट्विस्टिंग वाले डालती हूँ, लेकिन जैसे 3rd या 4th राउंड में मैं क्लास में मैं ट्विस्टिंग बहुत ही लाइट ट्विस्टिंग वाले डालती हूँ, फिर देन आई गो फॉर आसना। डू यू थिंक इट इज अ राइट वे टू डू इट? यस, ठीक है, यही सही तरीका है, ठीक। हमने देखो अभी तक बहुत बेसिक चीजें की है अपनी प्रैक्टिस में, ठीक है, और धीरे धीरे कई बार क्या होता है, जैसा हमने सीखा है, अगर मैं रियली आपको तरीका बताऊं,
तो हम एक हफ्ता पूरा क्या करते थे, जैसे नटराज आसन में फ्रंट स्प्लिट का कर रहे हो तो एक हफ्ता पूरा का पूरा, एक हफ्ते के शुरुआती दिनों में मंडे ट्यूसडे में हम क्या करते हैं, उससे जुड़ी हुई माइक्रो मूवमेंट को, मसल्स को समझते हैं, अलाइनमेंट को समझते हैं, ठीक है। थर्ड फोर्थ डे में थोड़े से ड्रिल को डालते हैं, ठीक है। और फिफ्थ डे में हम क्या करते हैं, थोड़े डायनामिक ड्रिल को डालते हैं और कुछ क्लोज टू दैट पॉस्चर वैसे पॉस्चर्स को, ठीक। हाँ, और true. फिफ्थ डे में जो लास्ट डे है उस दिन हम क्या करते हैं, उस पॉस्चर को अटेन करते हैं। सेवेंथ डे में हम क्या करते हैं, पॉस्चर के साथ या एडवांस में कुछ और चीजें जोड़ देते हैं, ठीक है। जैसे फ्रंट स्प्लिट किया, तो फ्रंट स्प्लिट के नीचे आप क्या कर देंगे, एक ब्लॉक को सेट कर, जिससे क्या हो जाए, वो थोड़ा सा और ज्यादा पैसिव बन जाए, जिससे फ्रंट स्प्लिट एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी में आ जाए, ठीक। और कभी भी वो हो जाए, ठीक। तो ऐसे हमने सीखा था। तो ये टाइम लेता है वैसे, बट एक वीक अगर एक आसन को देंगे तो ये काफी हो जाएगा। हम इजी पोस्चर्स को रखेंगे पहले और फंडामेंटल्स को हम आपको सिखाएंगे। एक बाद में मैं चाहूंगा कि कभी एक ऐसी वर्कशॉप करें जिसमें एक पोस्चर को हम डिटेल में पढ़ें, तो ज्यादा सेफ रहेगा आपको। ठीक है, और अगर सीपीआर की क्लास किसी को लेनी होगी तो आई हैव डन इट ट्वाइस, सो ठीक है। प्राणायाम को हम संडे में करेंगे, ठीक है। तो लास्ट जो इसके बाद जैसे आपकी टर्म पूरी हो जाएगी तो फ्राइडे वाली क्लास को हम स्किप करके हम डायरेक्ट उसे संडे की मॉर्निंग में थोड़ा सा टाइम वो करके 8 to 9 या 9 to 10 ऐसे उसे रखते हैं, ठीक है, जिसमें सभी लोग क्या हो सके, कनेक्ट हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए ठीक है। सर सीपीआर क्लास कौन सी? हाँ जी, सीपीआर क्लास बोला ना अभी, वो कौन सी क्लास मतलब? सीपीआर नहीं, एक्चुअली सीपीआर क्लास के तो वो कह रहे हैं, सीपीआर देना होता है ना, ठीक है। तो कार्डियक प्रेशर होता है, ठीक। तो अगर किसी को क्या आ जाए, समझ लीजिए स्ट्रोक आ गया या कोई इमरजेंसी क्रिएट हो गई, ठीक, तो हम क्या करते हैं, कार्डियोपल्मोनरी रेस्पिरेशन। ओके, हाँ फुल फॉर्म में पूछ रही थी मैं। ठीक। तो वो इमरजेंसी में उन चीजों को डाला जाता है, उसके लिए भी क्या होता है, फर्स्ट एड कोर्स होता है, तो उसको आप कर सकते हैं किसी और सर्टिफिकेशन से भी, उनके बेसिक्स को समझ सकते हैं। यह कोर्स पूरा अगर हो जाएगा तो मैं उसे करवाने की कोशिश करूंगा, ठीक, तो तब आपसे सीख सकते हैं। और सर वैसे इसमें डिफरेंस क्या है, जैसे आप बोल रहे थे ड्रिल वाला, जैसे अगर हमें बैक बेंडिंग की जैसे नटराज आसन करना होता है उसके लिए तो 1 वीक हम पूरा लेग को ओपन करते हैं, ये होता है वैसे। बट यहाँ पर अगर जैसे क्लास देनी होती है तो क्योंकि यहाँ पर सब टीनेजर्स भी हैं और एजेंट भी है, तो पता नहीं रहता कि किसकी क्या इंजरी है, तो हम नॉर्मल उस ड्रिल के हिसाब से नहीं कराते हैं, नॉर्मल हम आसनास वगैरह में ही हम कंप्लीट कर देते हैं सेशन वगैरह। बट हमें अगर कोई प्रोफेशन मतलब एक पर्टिकुलर इंसान को सिखाना होता है या हमें जैसे पर्सनल क्लास लेते हैं तो उसमें तो पूरी ड्रिल वगैरह ही चलती है कि जैसे हमें अगर लेग डे हो गया 1 वीक, चल बैक सकते बेंड हैं, हो बट गया, है ना। ड्रिल क्या है, देखिए कि जैसे आप बताते हैं ड्रिल को ही बता रहे हैं, पर साथ में आप क्या भी बता देंगे, अगर आपको इस दौरान कभी भी क्या हो, एक्यूट पेन हो या डिस्कम्फर्ट हो, तो आप माइक अनम्यूट करके बताओ, ठीक है। माइक अनम्यूट करके जैसे वो बताएंगे उसके अराउंड या उसके साथ में आप क्या बताएंगे, उसको मॉडिफिकेशन या वेरिएशन, ठीक है। तो ड्रिल अपनी आप जगह पे रह सकती है, वैसे भी किया जा सकता है, स्पेसिफिक ग्रुप के साथ तो किया जा सकता है, ठीक, डाल सकते हैं। और किसी का कोई क्वेश्चन? सर एक क्वेश्चन और था सर। जी। सर जैसे कई सारे इंस्टीट्यूशंस हैं वो 200 आवर्स या 300 आवर्स टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम कराते हैं, और वाईसीबी वाले भी अपना ये कोर्सेज करा रहे हैं, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। तो इन दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है सर? तो मैंने जब ये कोर्स शुरू हुआ था मैंने इसकी बात की थी आप लोगों से, ठीक। इसमें बेसिक डिफरेंस ये है, देखिए दोनों ही क्या कर रहे हैं, योगा टीचिंग करवा रहे हैं, ठीक। बट क्या है, यूएस अलायंस का जो 300 आवर, इंडिया में तो बेसिकली यूएस अलायंस ही चलती है, ठीक है। इसके साथ नहीं तो क्या है, अमेरिकन अलायंस अलग है, ठीक है, रशियन अलायंस अलग है, ठीक। तो ये बहुत सारे अलायंस हैं, ये क्या करते हैं, अपने कोर्सेज को कंडक्ट करते हैं, ठीक। अब वाईसीबी मेनली समझ लो इनकी तोड़ के लिए बना है, ठीक है, क्योंकि अभी इंडिया में सिर्फ यूएस अलायंस चलता है, आप टीटीसी सुनते हैं 200 आवर, 300 आवर, ठीक है, 500 आवर। अब वाईसीबी के भी उसी कॉन्सेप्ट में, उसी फॉर्मेट में, इसी वजह से बनाए गए हैं, क्योंकि यूएस अलायंस से अभी काफी क्या होता है, रेवेन्यू जनरेट होता है इंडिया, एकदम से उस फॉर्मेट को नहीं हटाया जा सकता। तो गवर्नमेंट क्या करती है, नई बॉडी को स्टैब्लिश करती है, ठीक। ये वाईसीबी की बॉडी है, जैसे ही बॉडी स्टैब्लिश होती है तो उनका चलन अपना आप कम हो जाता है, उन्हें समझ लो सारी की सारी जो वैलिडिटी होती है वो इंडिया से ही प्रोवाइड होती है, ठीक है, क्योंकि ओरिजिन योगा का यहीं से,
तो वो बॉडी जैसे हट जाएगी तो ये मेन बॉडी बन जाएगी। तो डिफरेंस ऐसा ही है कि दोनों एक दूसरे के सामने ही खड़े हैं, दोनों टीच कर रहे हैं। और अगर कोई टीटीसी किया हुआ भी है, टीच कर रहा है, सही प्रिंसिपल्स को फॉलो कर रहा है, कौन सा गलत नहीं है। पर अगर सही जगह से टीचिंग आप ले रहे हो, सही चीजें सीख रहे हो, फंडामेंटल्स को पूरा कर रहे हो, प्रिंसिपल्स को करवा रहे हो, तो एट द एंड हम क्या चाहते हैं कि सही टीचिंग। बट अगर 200 आवर का जो कोर्स है, आप देखेंगे कि 15 दिन में या 10 दिन में आपको सर्टिफिकेट प्रोवाइड कर देते हैं, ठीक, या 20 दिन में आपको सर्टिफिकेट प्रोवाइड कर देते हैं। आपको यकीन है कि 20 दिन में कोई एक्सपर्ट बन सकता है? नहीं बन सकता ना, ठीक। और उसमें कोई भी लेवल नहीं, जैसे टीटीसी 200 आ रहे हैं, 300 आ रहे हैं, 500 आ रहे हैं, उन सभी में बता रखा है कि वो किसी को भी टीच कर सकता है, ठीक। जबकि वाईसीबी में ऐसा नहीं है। लेवल 1 क्या करेगा? सिर्फ प्रोटोकॉल इंस्ट्रक्टर, ठीक है। लेवल 2 क्या है? वेलनेस इंस्ट्रक्टर है। लेवल 3 क्या है? टीचर एंड इवोल्यूटर है। अपने अपने पद दे दिए, ठीक है। आप किसको टीच करेंगे, किस लेवल पे है आप, ठीक। तो वो चीजें बताई है, उससे क्या होगा, इन सारी चीजों में भी बहुत इम्पैक्ट पड़ेगा कि आप किसको टीच करेंगे। और इसके साथ इंडिया में अभी एक और चीज हो गई है, देख, ये आयुष बोर्ड क्या कर रहा है, सारे के सारे जो सेंटर्स हैं, भले वो क्या है, आपके आयुर्वेदिक सेंटर्स हैं, ठीक, या होम्योपैथिक सेंटर्स हैं, या आपके कोई योगा सेंटर है, उसके अंदर स्पा चलता है, बहुत सारी चीजें भी चलती हैं, ठीक है, या ट्रीटमेंट सेक्शन भी चलता है। तो क्या करेंगे, कैटेगराइज करेंगे, कैटेगराइज करेंगे कि ये सेंटर इसके अंदर आता है, ये सेंटर क्या है, आयुर्वेदिक सेंटर है, ये मेनली योगा का सेंटर है, ये मेनली होम्योपैथी का सेंटर है, ये नेचुरोपैथी का सेंटर है। और उसके अकॉर्डिंग क्या करेंगे, जो भी लोग आप इससे पास आउट हो, उनको उन सेंटर्स पर क्या किया जाएगा, रिक्रूट किया जाएगा, भेजा जाएगा, ठीक है। आपको बताया जाएगा कि अगर आप क्या करें, योगा प्रोटोकॉल इंस्ट्रक्टर है आप, तो इस जगह पे आप क्या कर सकते हैं, काम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये अपॉर्चुनिटीज खुलेंगी। इस वजह से फॉर्मेट पूरा का पूरा गवर्नमेंट के साथ है समझ। और एक फॉरेन बॉडी क्या कर रही है, अभी यूएस एलायंस को चलाती है, यही बेसिक है। इसे इवॉल्व होने में थोड़ा समय लगेगा, तो मैंने पहले ही आपको बोल दिया, डे 1 से मैं बोलता हूँ कि कभी भी अपनी टीचिंग को, या आप अपने समझ लो खुद की जो योगा के प्रति पैशन है उसको सर्टिफिकेशन के ऊपर मत छोड़ो। ऐसे बनो कि अगर छोटा सा भी सर्टिफिकेट है, उस सर्टिफिकेट की मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज तक जाओ, ठीक है। वर्कशॉप करो और सेमिनार्स करो, सारी चीजें करो, ठीक। अगर वो बढ़ता है तो आपका लेवल अपने आप बढ़ जाएगा। बट आप घर में बैठ जाते हो कि मैंने सर्टिफिकेशन कर लिया, जादू होगा और अपने आप मेरे पास काम आ जाएगा, और क्या होगा, मैं एक दिन बहुत बड़ा एक्सपर्ट बन जाऊंगा, ऐसा कोई भी रास्ता नहीं। तो तुम्हें सपने को अभी तोड़ दो, चकनाचूर कर दो, और अपने ऊपर बेसिक्स के ऊपर काम करना स्टार्ट करो, ठीक। ओके एवरीवन, थैंक यू। आज के लिए चीज पूरी होती है, ठीक। कल मिलते हैं, कुछ शॉर्ट पॉइंट्स हैं, सारी टीचिंग में से वो कुछ चीजें जो छूट गई थी और डीप उसे बता सकते हैं, उन चीजों को हम डिस्कस करेंगे। और आप सभी के, देखिए, कोई भी क्वेश्चंस हो उनको कल आराम से डिस्कस कर सकते हैं, देखते हैं कितना बड़ा सेशन होता है। और उसके बाद फिर मैंने नेक्स्ट वीक का आपको प्लान बता दिया, ठीक है। उसके लिए सभी लोग तैयार रहेंगे। विजय सर, नेक्स्ट वो वीक का टॉपिक क्या रैंडम मिलेंगे, मतलब रैंडम मिलेंगे कि टॉपिक दिया जाएगा पहले? पहले तो आपको टॉपिक दिए जाएंगे, ठीक है, फर्स्ट तक, ठीक है, टॉपिक दिए जाएंगे, पहले आपको तैयारी का कुछ मौका मिलेगा। बट जैसे लाइन है ना कि जब लाइव टेस्ट लेती है तो कोई सिलेबस वाइज नहीं लेती है, ठीक है। तो ये ऐसा नहीं है, आपको कोई भी पॉइंट दे दिया जाएगा। जैसे मैं पूछूंगा कि अष्टांग योग को आपने अगर किसी कॉलेज के बच्चे को समझाना है तो कैसे उसे समझाओगे, तो ये कॉन्सेप्ट ऐसा क्लियर होना चाहिए कि अगर 15-20 साल या 10 साल के बच्चों को आप अष्टांग योग समझा रहे हैं या क्रिया योग समझा रहे हैं तो कैसे समझाओगे। तो थ्योरेटिकल चीज काम नहीं आएगी, ठीक है। अगर थ्योरी आप स्वाध्याय इसमें प्राणिधान 10 साल के बच्चे को समझाओगे, वो कहेगा हाथ में जो होगा उसी से आपके सर में मारेगा, ठीक है। तो आपने क्या करना पड़ेगा, प्रैक्टिकल चीजों से जोड़ना पड़ेगा, ठीक। हर किसी के अकॉर्डिंग आपने चीजों को समझना पड़ेगा, ठीक। ओके, यस। ओके एवरीवन, विजय सर, आपने मुझे इस बार जबरदस्ती नहीं डाला मॉर्निंग की वजह से क्लास में, योगा वाली इंस्ट्रक्टर क्लास में, इंस्ट्रक्शन देने वाली में। हाँ अभी एक्चुअली मॉर्निंग की वजह से वो उसकी वजह से नहीं डाला है। हाँ ठीक है, थैंक यू, आई जस्ट वांट टू आस्क ऐसे। और एक दिन मैं योग निद्रा की मैं भी इसी वजह से नहीं डाला था मैंने, क्योंकि आप रियल निद्रा में थे, एक तो उठा के फिर आपको और सुलाना हुआ आप स्टार्ट होता, ठीक है। ये तो आप ऐसे ही बोल रहे हैं, वो तो मुझे पहले पता चल गया था कि आपने योग निद्रा कराई है। चलो ठीक है, ओके एवरीवन, आज के लिए चीज पूरी होती है। थैंक यू। हैव अ नाइस टाइम।
Thank you, sir. Thank you so Thank you, much. sir. Sir. थैंक यू सर। Okay. Thank you, sir.